जय हिंद साथियों, आप सभी को जीरो से हीरो पाठशाला में फिर से स्वागत है। आज हम लोग बिहार पुलिस का सेट नंबर 6 का फुल्ली डिस्कशन के साथ सॉल्यूशन करने जा रहा हूं, इसलिए आप वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। चलिए प्रश्न 1 से सॉल्यूशन को स्टार्ट करता हूं, जो कि मैथ का प्रश्न है। तो प्रश्न 1 है, 1,1 और 2,2 के बीच का ढाल क्या होगा। तो यहाँ इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 55, 53, 56, 59, 61, 69 और 31 संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो यहाँ इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न को देखते हैं। एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी। तो यहाँ इस प्रश्न का राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई दोनों दोगुनी कर दिए जाए तो इसका आयतन हो जाएगा। तो देखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8 गुना। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 20 किलोग्राम स्प्रिट एवं पानी के एक मिश्रण में 10% पानी है। पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करने के लिए मिश्रण में कितनी पानी मिलाना चाहिए। तो यहाँ इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए 4 किलोग्राम। चलिए अगला प्रश्न है जो इंग्लिश का है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो देखेंगे यहाँ इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए होगा कंटिन्यू। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, ट्रांसलेट द सेंटेंस गिवन बिलो इनटू इंग्लिश। तो वह कहीं नहीं जा सकता इसका ट्रांसलेट क्या होगा अंग्रेजी में। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ही कैन नॉट गो एनीवेयर। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट सफिक्स टू मेक द मीनिंग क्लियर। डोंट बी वर्क होल। तो यहाँ इसका हो जाएगा राइट आंसर, इस 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, चूज द ऑप्शन दैट कंटेन एरर, व्हाई हैव डन मिस्टेक्स। तो देखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डन। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, चूज द रॉन्गली स्प्लिट वर्ड। तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है, क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है। यानी कौन सा गैस उत्पन्न होता है ये बताना है। तो यहाँ 11 नंबर इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, क्योंकि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी उत्पन्न होता है। चलिए अगला प्रश्न, अगर यहाँ बात करें नींबू की रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यहाँ हो जाएगा इसका राइट आंसर सिट्रिक अम्ल, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से पूछ सकता है। तो याद रखिएगा कि नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, फेन प्लवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु कर्म के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए है सल्फाइड अयस्क, ऑप्शन बी है ऑक्साइड अयस्क, ऑप्शन सी है सल्फेट अयस्क, ऑप्शन डी है क्लोराइड अयस्क। तो देखेंगे इस 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सल्फाइड अयस्क, क्योंकि फेन प्लवन प्रक्रम का प्रयोग सल्फाइड अयस्क धातु कर्म के लिए ही किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, शरीर के साथ संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देता है, क्योंकि वह क्या है।
ऑप्शन ए कह रहा है कि एक द्रव है, ऑप्शन बी कहता है पारदर्शी है, ऑप्शन सी है अत्यंत वाष्पशील है, ऑप्शन डी कहता है एक सुचालक है। तो यहाँ इस प्रश्न का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि शरीर के संपर्क में स्पिरिट ठंडी लगती है क्योंकि वो अत्यंत वाष्पशील होता है। अगला प्रश्न, पेट्रोल की स्फोटन रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए कहता है टेट्रामेथिन सीसा का, ऑप्शन बी कहता है टेट्राएथिन सीसा का, ऑप्शन सी कहता है ट्राइमेथिल सीसा का, और ऑप्शन डी की बात करें ट्राइएथिन सीसा बोल रहा है। तो यहाँ इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि पेट्रोल की स्फोटन रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए टेट्राएथिन सीसा का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, काष्ठ के आसवन द्वारा बनाया गया एल्कोहल कौन सा होता है? ऑप्शन ए कहता है मेथिल एल्कोहल होता है, ऑप्शन बी कहता है एथिल एल्कोहल, ऑप्शन सी कहता है ग्लिसरॉल है, ऑप्शन डी कहता है प्रोपिल एल्कोहल। तो यहाँ इस 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मेथिल एल्कोहल, क्योंकि काष्ठ के आसवन द्वारा बनाया गया एल्कोहल मेथिल एल्कोहल कहलाता है। मेथिल एल्कोहल के सूत्र की बात करें तो CH3OH होता है। क्या होता है? CH3OH होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? ऑप्शन ए कहता है निर्मल वर्मा का है, ऑप्शन बी कहता है नरेश मेहता का है, ऑप्शन सी कहता है शंकर शेष का है, ऑप्शन डी कहता है मोहन राकेश का है। तो यहाँ इस प्रश्न का अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, आषाढ़। ऑप्शन डी होगा, यानी आषाढ़ का दिन मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक है। एक क्या है? नाटक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है वैदिकी हिंसा डॉट न भवती नाटक के शीर्षक को पूर्ण करे। तो यहाँ पे यह क्या भरा जाएगा? जन भरा जाएगा कि पीड़ा की हिंसा की अहिंसा। तो इस 17 नंबर प्रश्न की राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी भराएगा, यानी हिंसा भराएगा, क्योंकि यह भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित व्यंग्य है, जिसकी पूरी पंक्ति इस प्रकार है कि वैदिकी हिंसा न भवती। यहाँ भराएगा हिंसा। चलिए अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है? ऑप्शन ए कहता है संभाष्य का भविष्यत काल, ऑप्शन बी कहता है सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन सी कहता है सामान्य भूतकाल, और ऑप्शन डी कहता है सामान्य भविष्यत काल। तो यहाँ देखेंगे तो इस प्रश्न का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाए इसको करेक्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में सही शब्द का चयन करें। तो ऑप्शन ए है मधुर, ऑप्शन बी है मृदुल, ऑप्शन सी है मृदुल, ऑप्शन डी है ग्रदुल। तो यहाँ देखेंगे इस 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न, सही वर्तनी चुने। तो यहाँ देखेंगे इस 20 नंबर प्रश्न का अगर सही वर्तनी की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, निरीश्वरवादी। चलिए अगला प्रश्न, विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक है। तो यहाँ 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? ऑप्शन ए कहता है रेडियो तरंग की, ऑप्शन बी कहता है इंफ्रारेड तरंग की, ऑप्शन सी कहता है एक्स किरणें की, और ऑप्शन डी कहता है गामा किरणें। तो यहाँ देखेंगे इस 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, गामा किरणें, क्योंकि दिए गए विद्युत चुंबकीय तरंगे में सबसे कम तरंग दैर्घ्य गामा किरणें का होता है। और गामा किरण की खोज की बात करें, खोजकर्ता की बात करें तो पोल बिलार्ड है। ठीक है, कौन है? पोल बिलार्ड है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, किसी धात्विक तार की प्रतिरोधकता P है तो धात्विक तार की लंबाई को 2 गुना कर देने पर नई प्रतिरोधकता है, क्या होगा ये बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ही रहेगा, ऑप्शन डी यानी पी ही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न, यदि एक सर्किट का प्रतिरोध यदि एक सर्किट का प्रतिरोध 2 गुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा डॉट हो जाता है। तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन ए कहता है आधी बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी कहते हैं आधी घट जाएगी, और ऑप्शन सी कहता है स्थिर रहेगी, और ऑप्शन डी कहता है शून्य हो जाएगी। तो देखेंगे इस 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आधी घट जाएगी। क्योंकि यदि एक सर्किट का प्रतिरोध 2 गुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रभावित विद्युत धारा आधी घट जाती है। चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न आपके सामने है, पढ़िए। जब एक समान आवेशित गोले के भीतर कोई बिंदु है तो वह विद्युत विभव V बराबर के मतलब क्या होता है ये बताना है। तो बढ़ता है, ऑप्शन बी कहता है घटता है, ऑप्शन सी कहता है उतना ही रहता है जितना कि सतह पर, ऑप्शन डी कहता है हर बिंदु पर शून्य होता है। तो इस 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कि जब एक समान आवेशित गोले के भीतर कोई बिंदु है तो वहां विद्युत विभव भी उतना ही रहता है जितना कि सतह पर रहता है। चलिए अगला प्रश्न है, एक पिंड क्षैतिज क्षेत्र में समरूप वृत्तीय गति कर रहा है, इसके लिए नियत है। तो यहाँ क्या नियत है ये बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है वेग, ऑप्शन बी कहता है त्वरण, और ऑप्शन सी कहता है बल, ऑप्शन डी कहता है गतिज ऊर्जा। तो इस 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गतिज ऊर्जा। क्या होता है इसका राइट आंसर गतिज ऊर्जा हो जाएगा, क्योंकि एक पिंड क्षैतिज क्षेत्र में समरूप गति कर रहा है, इसके लिए गतिज ऊर्जा नियत रहता है। चलिए अगला प्रश्न है, निरपेक्ष प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए है ओम नियम विधि, ऑप्शन बी है तो ह्यूस्टन ब्रिज विधि, अगला सी कहता है रेले विधि, और ऑप्शन डी कहता है लॉरेंज विधि। तो यहाँ इस 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा ह्यूस्टन ब्रिज विधि। चलिए अगला प्रश्न है, खुले फ्यूज का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन ए कहता है शून्य होता है, ऑप्शन बी कहता है अनंत, ऑप्शन सी कहता है कमरे के तापमान पर लगभग 100 ओम होता है, ऑप्शन डी कहता है कम से कम 1000 ओम। तो यहाँ इस 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनंत होगा, क्योंकि खुले फ्यूज का प्रतिरोध अनंत होता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रेरित धारा की दिशा निम्न के द्वारा प्राप्त होती है। तो यहाँ ऑप्शन ए कहता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम द्वारा, ऑप्शन बी कहता है सुई विधि द्वारा, ऑप्शन सी कहता है दाएं हाथ के अंगूठा नियम द्वारा, और ऑप्शन डी कहता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, क्योंकि प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न, वह तापमान जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए आवश्यक है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन के बारे में पूछ रहा है। तो देखो ऑप्शन ए कहता है मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था, ऑप्शन बी कहता है संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ, ऑप्शन सी कहता है 44वें संशोधन के द्वारा हुआ, और ऑप्शन डी कहता है 85वें संशोधन के द्वारा हुआ। तो यहाँ इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। चलिए अगला प्रश्न, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है। ऑप्शन ए कहता है लोकसभा का अध्यक्ष पर,
ऑप्शन बी कहता है राष्ट्रपति पर, और ऑप्शन सी कहता है प्रधानमंत्री, और ऑप्शन डी कहता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इस 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न है अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थव्यवस्था तीव्र गति से उड़ान भरने लगती है। चलिए अगला प्रश्न, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना किस देश की तर्ज पर की गई है। तो यहाँ इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन। चलिए अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन ए कहता है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व, ऑप्शन बी कहता है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पश्चात, ऑप्शन सी कहता है वित्त विधेयक के प्रस्तुति के पश्चात, ऑप्शन डी कहता है बजट के प्रस्तुतिकरण से कोई संबंध नहीं होता है। तो इस 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, डायमंड रिंग की घटना देखी गई है। ऑप्शन ए कहता है पूर्ण सूर्य ग्रहण की शुरुआत में, ऑप्शन बी कहता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंत में, ऑप्शन सी कहता है केवल परिधीय क्षेत्रों की समग्रता निशान के साथ, ऑप्शन डी कहता है केवल केंद्रीय क्षेत्रों की समग्रता निशान के साथ। तो इस 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण के शुरुआत में। चलिए अगला प्रश्न है भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है। तो इस 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट में, क्योंकि पश्चिमी घाट क्षेत्र में सबसे पहले ग्रीष्मकाल मानसून आता है। भारत में मानसून सर्वप्रथम अरब सागर क्षेत्र से केरल तट पर आता है। भारत में मानसून की दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी होकर आती है। चलिए अगला प्रश्न है केरल में कौन सा वन्यजीव रिजर्व हाथियों के लिए जाना जाता है। तो इस 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पेरियार। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा स्लेट बलुआ पत्थर। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से किस स्रोत से हमें पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन ए कहता है अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी कहता है इंडिका, ऑप्शन सी कहता है अशोक के अभिलेख, ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडिका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बिहार को बंगाल से अलग प्रांत बनाने के लिए आंदोलन जिसके कारण 1912 में बिहार यानी उड़ीसा समेत एक नया प्रांत बना का नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सरकार के अंगों में शामिल है। तो ऑप्शन ए है एक में कहता है कार्यपालिका, 2 में कहता है विधायिका, 3 में न्यायपालिका, 4 में नगरपालिका। तो यहाँ इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल प्रथम, द्वितीय और तृतीय। चलिए अगला प्रश्न, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कहता है प्रकाश संश्लेषण के दर नापने में, ऑप्शन बी कहता है वृद्धि दर नापने में, ऑप्शन सी कहता है रसाकर्षण की दर को मापने में, ऑप्शन डी है ऊर्जा ह्रास की दर नापने में। तो यहाँ इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, वृद्धि दर को नापने में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है
क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ऑप्शन ए है राइबोसोम, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है कोशिका द्रव, ऑप्शन डी है हरित लवक। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि क्रेब्स चक्र की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में टेनिस रैकेट के आकार की एक संरचना होती है। क्रेब्स चक्र वायवीय श्वसन में ही संपन्न हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न, 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में सर्वप्रथम विदेशी भाषा की फिल्म और सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार किस फिल्म से को मिला? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी RRR ट्रिपल आर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यदि किसी पिंड A का द्रव्यमान पिंड B के द्रव्यमान का दोगुना हो तथा दोनों पर समान बल लगाया जाए तो यहाँ क्या हो सकता है, ये बताना है। तो यहाँ देखेंगे 46 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, A का त्वरण B के त्वरण का आधा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, संकोच नदी सीमा बनाती है, यानी किसके किन दो राज्य के बीच सीमा बना रही है, ये बताना है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच। जो अगर बात करें संकोच नदी किधर से निकलती है, यानी कहाँ से इसका उद्गम स्थान है, तो ये उत्तरी भूटान से निकलती है। और कहाँ जाके मिलती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में जाके मिल जाती है। चलिए अगला प्रश्न, फिर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, तो यहाँ ऑप्शन ए कहता है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी कहता है जम्मू एवं कश्मीर में, ऑप्शन सी कहता है पंजाब, ऑप्शन डी कहता है उत्तराखंड में। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, तुल्लुबुल्लु परियोजना निम्नांकित किस नदी पर स्थित है? उत्तर है इसका, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी झेलम। तुल्लुबुल्लु परियोजना झेलम नदी पर है। चलिए अगला प्रश्न, हेरोइन प्राप्त होता है, यानी किस चीज से प्राप्त होता है, ये बताना है हेरोइन। तो देखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अफीम पोस्ता से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है, यह परिभाषा किसने दी थी, ये बताना है। तो यहाँ इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी जॉन सीले, क्योंकि जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। उपरोक्त कथन जॉन सीले का है। अगर डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो ग्रीक भाषा शब्द से हुआ है, इसमें डेमोस एवं क्रेसिया से हुआ है। चलिए अगला प्रश्न, विश्व बैंक का मुख्यालय है, तो यहाँ ऑप्शन है मनीला में, ऑप्शन बी है वाशिंगटन डीसी में, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन डी है जेनेवा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अदृश्य निर्यात का अर्थ है, क्या अर्थ हो सकता है, ये बताना है। ऑप्शन ए कहता है सेवाओं का निर्यात, ऑप्शन बी कहता है प्रतिबंधित सामान का निर्यात, ऑप्शन सी कहता है अलिखित सामान का निर्यात, ऑप्शन डी कहता है तस्करी से सामान का निर्यात। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सेवाओं का निर्यात। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मेहरगढ़ से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न,
महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में विजयी हुई क्रिकेट टीम का नाम क्या है? तो यहाँ इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी मुंबई इंडियंस। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को सर्वोत्तम रूप में परिभाषित करता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अतिरिक्त उपभोग और अतिरिक्त आय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यदि एक दी हुई समावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों आधी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगा? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहेगी। अगला प्रश्न, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो देता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शेरशाह। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? तो यहाँ ऑप्शन ए कहता है सितार, ऑप्शन बी कहता है पखावज, ऑप्शन सी कहता है वीणा, ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वीणा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी को राज मुकुट के अधिकार में चला गया? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्ष कौन था, ये बताना है। ऑप्शन ए कहता है आर.बी. घोष, ऑप्शन बी कहता है वी.जी. तिलक, ऑप्शन सी कहता है एनी बेसेंट, ऑप्शन डी कहता है जी.के. गोखले। तो इस 61 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आर.बी. घोष। चलिए अगला प्रश्न, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को निम्नलिखित में से किसने चलाया था, ये बताना है। ऑप्शन ए कहता है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी कहता है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी कहता है श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन डी कहते हैं मोहनदास करमचंद गांधी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी श्यामजी कृष्ण वर्मा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पदच्युत के संबंध में लागू होती है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है, परंतु यह स्वतंत्रता अनिर्हित है। तो ये कहाँ निहित है, ये बताना है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 19 के एक बोलिए या अ बोलिए, ये राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, कुछ मूल अधिकार सैनिक बल के सदस्यों को प्राप्त नहीं है, इस विषय पर निर्णय लेने के लिए अधिकार किसे प्राप्त है, ये बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी कहता है रक्षा मंत्री को, ऑप्शन सी कहता है संसद को, और ऑप्शन डी कहता है भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति को। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संसद को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत में युद्ध घोषित करने व अथवा शांति समझौता का निर्णय लेने हेतु विधि के अनुसार कौन सक्षम है? ऑप्शन ए कहता है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी कहता है संसद, ऑप्शन सी कहता है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी कहता है मंत्री परिषद। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के रिक्त स्थान का भरा जाना आवश्यक है। ऑप्शन ए कहता है 90 दिनों में, और ऑप्शन बी कहता है 6 महीनों में, और ऑप्शन सी कहता है 1 वर्ष में, और ऑप्शन डी कहता है संसद द्वारा निर्धारित अवधि में, जो संसद समय देंगे उस अवधि में। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बताना है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6 महीनों में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत ने समवर्ती सूची का विचार निर्हित किया था।
तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थान को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा होती है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है। ऑप्शन ए कहता है अनुलोम, ऑप्शन बी कहता है प्रतिलोम, ऑप्शन सी कहता है समानुपातिक, ऑप्शन डी कहता है स्थिर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रतिलोम, क्योंकि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत के स्तर के बीच संबंध पर प्रतिलोम होता है, इनवर्स होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। तो ऑप्शन ए कहता है न्यास पर, ऑप्शन बी कहते हैं प्रतिस्पर्धा पर, ऑप्शन सी कहता है राज्य नियंत्रण पर, ऑप्शन डी कहता है इनमें से किसी पर नहीं। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए न्यास पर, क्योंकि गांधी अर्थव्यवस्था न्यास सिद्धांतों पर आधारित है और न्यास सिद्धांत के अनुसार अमीर लोग ट्रस्टों से ट्रस्टी होंगे जो सामान्य रूप से लोगों की कल्याण की देखभाल करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है। ऑप्शन ए कहता है सल्फोनेट, ऑप्शन बी कहता है कार्बोनेट, ऑप्शन सी कहता है बाइकार्बोनेट और ऑप्शन डी है बिस्मथेट। तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा सल्फोनेट। चलिए अगला प्रश्न, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उनमें अतिरिक्त वायुकोश होता है। पक्षियों को बहुत ऊंचाई उड़ने पर समय सांस की परेशानी महसूस नहीं होती है, क्योंकि इसका कारण क्या है, उनमें वायुकोश होता है। पक्षी का अगर वर्ग के हृदय 4 वेशमी होता है, 2 आलिद होता है और 2 निलय होता है, और पक्षी का श्वसन अंग की बात करें तो फेफड़ा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, 74 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पर राज्य सरकार की अन्य अधिकारिता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिक्री कर, सेल्स टैक्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, स्लैग यह नाम किसे दिया जाता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्लैग गलित कैल्शियम सिलिकेट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं। तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने? 4। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। कौन कौन होते हैं, तो कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिणामवाचक। चलिए अगला प्रश्न, रीति शब्द का बहुवचन कौन सा होगा। रीति शब्द का बहुवचन कौन सा होगा। तो रीति शब्द का बहुवचन रीतिया होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, रीतिया डी हो जाएगा ऑप्शन। चलिए ऑप्शन ए और डी तो लगभग सेम ही है, चलिए सेम ही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, उत्प्रेक्षता अलंकार का उदाहरण चुनिए। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मानो घर घर न हो कोई चिड़िया घर हो। चलिए अगला प्रश्न, पानी शब्द का वचन क्या है। तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सदा एक वचन। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, क्योंकि इनकी काव्य में प्रकृति के सूक्ष्म रूप उकेरे गए हैं। चलिए अगला प्रश्न, एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन ए एक एक्स क्रोमोसोम होता है। चलिए अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन क्या होता है? ऑप्शन ए कहता है प्रोटीन, ऑप्शन बी कहता है कार्बोहाइड्रेट है, ऑप्शन सी कहता है वसा है, और ऑप्शन डी कहता है विटामिन है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रोटीन। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो ऑप्शन ए कहता है सुपारी, ऑप्शन बी कहता है आम, ऑप्शन सी कहता है यूकेलिप्टस, ऑप्शन डी कहता है नारियल। तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा यूकेलिप्टस है। ठीक है, यूकेलिप्टस को पर्यावरण का आतंक कहा जाता है और ये ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को कहा जाता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन बी फुफ्फुस धमनी। चलिए अगला प्रश्न, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्लोरीन। क्लोरीन जीवाणु को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, नीला थोथा रासायनिक रूप से है? ऑप्शन ए कहता है निकल सल्फेट, ऑप्शन बी कहता है कॉपर सल्फेट, ऑप्शन सी कहता है आयरन सल्फेट, ऑप्शन डी कहता है सोडियम सल्फेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कॉपर सल्फेट। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र कौन बनाता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एंजाइम मूलतः क्या है? ऑप्शन ए कहता है प्रोटीन है, ऑप्शन बी कहता है विटामिन, ऑप्शन सी कहता है वसा, ऑप्शन डी कहता है शर्करा। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एंजाइम एक प्रोटीन है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी समीर वी कामत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ऑप्शन ए कहता है उत्तराखंड, ऑप्शन बी कहता है कर्नाटक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न जो मैथ का है, त्रिकोणमितीय प्रश्न, कॉस 52 डिग्री प्लस कॉस 68 डिग्री प्लस कॉस 172 डिग्री का मान है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 0। चलिए अगला प्रश्न, बहुपद से प्रश्न है, x² प्लस 7x प्लस के 10 की गुणनखंडन है, या इसको शून्यक भी बोल सकते हैं, शून्यक निकालना गुणनखंडन है। तो यहाँ देखेंगे गुणनखंडन ही होगा, इसके आगे शून्यक होता है, पहले गुणनखंडन के बाद शून्यक होता है। चलिए तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, x प्लस के 5 इंटू एक्स प्लस के 2। चलिए अगला प्रश्न, कॉर्पोरेशन शब्द के अक्षर को अलग अलग कितने तरह से इस प्रकार क्रमबद्ध किया जा सकता है कि स्वर अक्षर सदा साथ रहे। ठीक है, तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न, किसी थैले में 4 उजली और 5 काली गेंद, इसमें से 3 गेंद
निकाला जाता है तो एक उजला और 2 काला गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, मई 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दामोदर मौजो को। दामोदर मौजे कौन है? तो दामोदर मौजो कोंकणी भाषा उपन्यासकार, आलोचक व पट कथा लेखक है। चलिए अगला प्रश्न जो इंग्लिश का है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई एक्सपेक्ट टू टर्न मुंबई मई मार्च 15। तो यहाँ देखेंगे इसका इसमें क्या भरा जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा करेक्ट, फ्रॉम ऑन। इसे फ्रॉम होगा ऑन। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न, चूज द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड स्टिंगली। स्टिंगी। चलिए तो इसमें क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न, सोच द करेक्ट मीनिंग ऑफ द एडियम गिवन बिलो द इन्स एंड आउट्स। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डिटेल्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सोच द करेक्ट पैसिव ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। तो देखेंगे डोज द एवर ड्रिंक टी। तो यहाँ होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, इज टी एवर ड्रंक बाय हिम। तो यहाँ अगला चलिए प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, ठीक है। सोच द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस, ही सेड टू मी हैव यू सीन माई मोबाइल। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सी आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हर मोबाइल। तो यहाँ पे सेट 6 समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बारी बारी से आपको लगातार वीडियो मिलेगा हर एक एग्जाम का प्रैक्टिस सेट के रूप में। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।